टॉपिक ऐड कर दिया है और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है फर्स्ट यूनिट का वो है द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिंसिपल क्या है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, हम अब उस बारे में स्टडी करेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे चारों ओर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बट वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में एंडोमेट्रियम इन्फेक्शन फैला सकते हैं, अब हम उसके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बेसिकली बताया है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है एवरीवेयर। एवरी मतलब सभी जगह, सभी जगह। अब कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले वाटर। वाटर में क्या होते हैं, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर आप कोई भी वाटर पी रहे हो, पानी पी रहे हो, तो अगर वो थोड़ा बहुत तो कहना चाहिए उसमें कुछ डस्ट वगैरह है या जो भी है, तो उसमें क्या होगा, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे और जब आप वाटर पियोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और बॉडी के अंदर गए तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले क्या रहेंगे हमने वाटर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है सोइल। सोइल मीन्स मतलब मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सोइल में प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड है हमारा डस्ट। डस्ट में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में चाक का है, इसको मान लो डस्ट मान लिया, तो इसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम उन्हें देख पा रहे हैं क्या, नहीं। हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ये है डस्ट, और डस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्किन। आप दिन भर काम कर रहे हो, कहीं भी वर्क कर रहे हो, है ना, तो आपके फेस पर डस्ट भी उड़ती है, और कहना चाहिए कि जो धुआं होता है, जहाँ आप मान लो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर स्किन पर मतलब दिन आप सुबह जा रहे हो, बढ़िया अच्छे दिख रहे हो, स्टैंडर्ड से जा रहे हो, शाम में आपकी हालत ऐसी हो जाती है, आपका चेहरा काला पड़ जाता है, तो वो सब क्या है, वो स्किन पर क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अगर आप सीधे घर आए और आपने हाथ भी नहीं धुले और सीधे आप आए हाथ भी नहीं धुले, हाँ भूख लगी है, खाना खाना है, फटाफट खाना खाए, तो उससे क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब आपकी बॉडी के अंदर चले गए, और फिर वो धीरे धीरे जब आप बीमार पड़ोगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, फिर पैसा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप सावधानी बरतो, है ना, और अच्छे से अगर रहो, केयरफुली रहो, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में है एयर, हवा। हवा के थ्रू भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। हवा में मतलब एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कहीं से अगर धुआं निकल रहा है, वहाँ भी अगर हवा चल रही है, तो हवा के थ्रू या एयर के थ्रू वो धुआं हमारे तक पहुँच जाए, तो उससे क्या आ रहा है, हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। फिर है फोमिट्स। अब मैंने आपको फोमिट्स से एक टेक्नोलॉजी बताई थी कि अगर आप खाना खाते हो, तो खाने के अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर आप मार्केट से फ्रूट्स लेकर आते हो और फ्रूट्स को यदि आप वॉश नहीं करते हो, वैसे खा लेते हो, तो फ्रूट्स पर भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहे होंगे, तो वो अभी आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है फोमिट्स। ठीक है, फिर है फूड। भोजन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसलिए हमेशा भोजन को क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। फिर है माउथ। मुंह के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, किसी से मिल रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके माउथ के अंदर भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो इन सभी एवरीवेयर में कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वाटर, सॉइल, डस्ट, स्किन, एयर, फोमिट्स, फूड और माउथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से मतलब बहुत इजी है, याद हो जाएगा इसको, और समझने वाली मैंने आपको समझाई दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। अपन ने सिर्फ क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन सी जगह प्रेजेंट होते हैं उनके नाम भी हमने देख लिए। वाटर हो गया, सॉइल हो गया, डस्ट हो गया, स्किन हो गया, है ना, एयर हो गया, फोमिट्स हो गया, फूड हो गया, और क्या हो गया हमारा, माउथ हो गया। बस इतना सा याद करना है। अब आगे हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट में अब इनसे मतलब
मतलब कहना चाहिए कि इसके बारे में प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या क्या है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, 3 प्रिंसिपल है, उसके बाद में हम इसके टाइप्स देखेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके प्रिंसिपल देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ 2 प्रिंसिपल लिखे, इसके बाद एक प्रिंसिपल मैं आपको और लिख के समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। पहला लिखा मैंने द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका ज्ञान असिस्ट द इंडिविजुअल, क्या करता है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तियों की सहायता करता है, किसका, माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान होना इसको असिस्ट करेगा इंडिविजुअल को, मतलब कि व्यक्तियों को क्या करता है, असिस्ट करता है या सहायता करता है, नॉट ओनली इन द प्रमोशन ऑफ रिकवरी ऑफ डिसीज, मतलब कि क्या है कि जो व्यक्ति की सहायता तो कर रहा है, लेकिन उनका क्या है कि ना केवल उनको कहना चाहिए कि ना उनको केवल बीमारी की रोकथाम के लिए नहीं, मतलब कि रिकवरी ऑफ डिसीज, बीमारी की मतलब डिसीज की रोकथाम रिकवरी के लिए नहीं, जबकि क्या दिया है कि रोग का प्रचार करना के लिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिसीज हो रही है, तो लोगों को बताना कि आपको भी मतलब पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ फिर रहे हो, ये सब मतलब व्यक्तियों को प्रचार करना, प्रमोशन करना उनका, तो तभी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, तभी तो हम उन्हें बचाएंगे, किससे, डिसीज से। जब हम डिसीज का प्रचार ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, है ना। तो व्यक्ति का काम क्या है कि वो सहायता तो करता है, उनको एक माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए, और जब वो उसका मतलब काम क्या है कि उस रोकथाम की, बल्कि उसका काम नहीं है कि मतलब कि वो रोकथाम को रोके, मतलब लोगों को इसका प्रचार भी करे कि हमें आप मतलब केयरफुली रहिए, नहीं तो आपको कोई भी डिसीज हो सकती है, बट आल्सो इन हेल्पफुल लिविंग, मतलब कि और भी मतलब जो व्यक्ति है उनको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, जिसे भी माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, नॉलेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म will ensure correct method in handling babies and in caring for sick with transmissible diseases, ठीक है। नॉलेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कि केयरफुली नहीं लोगे, है ना। क्या किया है कि विल इंश्योर करेक्ट, वो सुनिश्चित करता है कि भाई ये मेथड जो होती है इससे ये सुनिश्चित होता है, आपको उसमें क्या करना है, हैंडलिंग बेबीज मतलब शिशुओं का बचाव करना, उनको मतलब संक्रमण से बचाना शिशुओं को, एंड इन केयरिंग फॉर सिक विथ ट्रांसमिसिबल डिसीज, की जो डिसीज से ग्रस्त है, जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, उसकी भी क्या करना है, देखभाल करना, किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू फैल रहा है, तो सामने वाले को हमें मतलब कहना चाहिए कि उसे सलाह देना, उसे एडवाइस करना, है ना, उन सबसे बचाना, ये सब किसके अंदर, ये सब प्रिंसिपल इसी पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, ये समझ में आ गया ना आपको कि जो माइक्रोबायोलॉजी का सिद्धांत है वो एक व्यक्ति को क्या करता है, असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, कि उसका काम सिर्फ रोगों की रोकथाम के लिए नहीं होता है, वो लोगों को क्या करे, प्रमोट करे या प्रमोशन करे, उनका मतलब रोग का क्या करे, प्रचार करे, है ना, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बट आल्सो इन हेल्पफुल लिविंग, कि वो खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दे, एडवाइस दे। फिर सेकंड हमने क्या देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना, किसी की बॉडी में जा सकते हैं, तो क्या करना है कि हमें ये इंश्योर करेक्ट मेथड होती है, एक सुनिश्चित विधि होती है कि इसमें बेबीज को सुरक्षित रखना, उन्हें इन्फेक्शन से बचाना, और जो डिसीज से ग्रस्त है जो पेशेंट उसकी भी देखभाल करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे हमारा, फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग
व्यक्ति का काम क्या है कि वो डिसीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोगों को बताए, है ना, और उसे क्या करना, एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम होता है एक इंडिविजुअल का। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन फॉलोइंग। मतलब कि कहना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में ये कौन कौन से सिद्धांतों पर वर्क करता है, कहाँ कहाँ, मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। अब इसके में यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कैसे रहना चाहिए, वेंटिलेशन, इक्विपमेंट, हाउस होल्ड पेस्ट्स, हैंड्स, क्लोथ्स, ड्रेसिंग और हेल्थ। हम इन 8 पॉइंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह हम बचाव कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से हम हमारे से दूर रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस क्या होता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में द एनवायरनमेंट इन विच मैन लिव्स एंड वर्क्स मस्ट बी सेफ एंड कंडक्टिव टू हेल्पफुल लिविंग, सेफ वाटर सप्लाई, प्योर एयर etc। मतलब कि जो एनवायरनमेंट में जो व्यक्ति रहता है ना, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम साथ में क्या करते हैं, वर्क भी करते हैं। बिना वर्क किए हमें खाने के लिए मिल जाएगा नहीं ना, तो हम वर्क भी करते हैं। मस्ट बी सेफ एंड कंडक्टिव। तो हमें क्या जरूरत है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पर हमें सेफ रहना होगा, सुरक्षित रहना है। तो सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए क्या करना होगा कि सेफ वाटर सप्लाई, मतलब कि शुद्ध पानी का सेवन करना और शुद्ध हवा लेना। अगर आप वर्क कर रहे हो और आप अपनी मतलब केयरफुली नहीं रह रहे हो तो आप बीमार हो सकते हो, आप कोई भी डिसीज हो सकती है। तो एनवायरनमेंट में यदि आप रह रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, है ना, और अच्छा खाना, फूड मटेरियल, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो एनवायरनमेंट में। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे हम वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदी में क्या होता है, हवादार, है ना। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर शुद्ध हवा हो, है ना, ऐसे मतलब हमें घर में हमारे मतलब हाउस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वहाँ पर शुद्ध हवा आती हो, जिससे किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, घर के अंदर एंटर ना करें। वही दिया है कि द हाउसेस मे बी डिजाइन सो एज दे अलाउ प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर। मतलब कि आप अपने घर का डिजाइन, अपने हाउस का डिजाइन इस तरह से कीजिए जहां पर प्रॉपर तरीके से क्या आ रही हो, सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से हो और एक फ्रेश एयर भी प्रॉपर तरीके से आ रही हो। वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए आपके हाउस का, इस तरह से डिजाइन आपको करना है। आपको अपने हाउस का डिजाइन इस तरह से करना चाहिए कि जहां पर प्रॉपर तरीके से सनलाइट भी हो और फ्रेश एयर भी आए। वही किसके अंतर्गत आता है, आपका वेंटिलेशन के अंतर्गत आता है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में कि इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, द हाउस होल्ड आर्टिकल्स शुड बी सो प्लेस्ड एज टू अलाउ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट इन ऑल द कॉर्नर्स, शुड बी डस्टेड एंड क्लीन। मतलब कि जो आपका हाउस होल्ड है, जो आपका घर है, ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए, आर्टिकल शुड बी सो प्लेस्ड। मतलब कि जो स्थान है, जो प्लेस है, आपका रहने का स्थान है, वहां पर क्या अलाउ होना चाहिए, अलाउ प्रॉपर एयर, मतलब अलाउ तरीके से एयर आनी चाहिए एंड क्या आना चाहिए, सनलाइट। सनलाइट और एयर प्रॉपर तरीके से अलाउ होनी चाहिए। ऑल द कॉर्नर, मतलब हाउस के सभी कॉर्नर्स में, कभी सभी कोनों में प्रॉपर एयर और सनलाइट होनी चाहिए। शुड बी डस्टेड एंड क्लीन, मतलब कि और जो साथ में जो हाउस में मतलब कि जो डस्ट है उसे पूरी तरह से क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है कि आपका जो घर है तो घर में क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉपर तरीके से एयर अलाउ होनी चाहिए और सनलाइट हर कॉर्नर्स में होनी चाहिए और जो डस्ट वगैरह है वो सभी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए एक हाउस होल्ड में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, हाउस होल्ड वेस्ट। अब ये क्या होता है हाउस होल्ड वेस्ट? दीज आर कैरियर्स ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया को, these are carriers of bacteria
discourage them and bury or burn all waste and keep fresh clean properly। मतलब कि आपके घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको आपको क्या करना होगा, वेस्ट बरी और बर्न ऑल वेस्ट एंड कीप फ्रेश क्लीन प्रॉपरली। मतलब कि उन सभी वेस्ट मटेरियल को आपको जला दो, बर्न कर दो, है ना। नहीं तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, है ना, वो बैक्टीरिया को घर के अंदर लाते हैं। इसीलिए हाउस होल्ड में क्या करना होता है कि अगर आपको बैक्टीरिया को घर में एंटर नहीं होने देना है तो आपके घर में जितने भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको आपको क्या करना होगा, बर्न करो, जला दो, या और फिर पूरे घर को अच्छे से क्लीन, प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए हाउस होल्ड को एक पूरी तरह से, ठीक है। तभी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव कर सकते हो, सेफ रह सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे हैंड्स मतलब हाथों को क्लीन करना, ठीक है। हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। मतलब कि आपको हैंड्स को क्या करना है, सोप एंड वाटर, साबुन से वॉश करना चाहिए। देखो अगर आप लैब में वर्क कर रहे हो तो लैब में वर्क करने से पहले, मतलब बिफोर वर्क में, मतलब लैब में वर्क करने से पहले या बिफोर हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि लैब में वर्क कर रहे हैं यार क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो पहले क्या करना है, लैब में यदि हॉस्पिटल में वर्क करना है, लैब में वर्क करना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, हॉस्पिटल में एंट्री जैसे आप लेते हो तो पहले आप अपने हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद आप वर्क कीजिए। फिर उसके बाद जब आप जा रहे हो हॉस्पिटल से वर्क करके तो उसके बाद में आपको पहले सोप से, साबुन से हाथ क्लीन करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद ही आप जाइए। क्योंकि आप जहाँ भी वर्क करते हो दिन भर वर्क करने के बाद में आपके हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप साबुन से हैंड वॉश करते रहे, ठीक है। यह है हमारा हैंड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हमारा पॉइंट है क्लोथ्स मीन्स कपड़ों के बारे में, ठीक है। द क्लोथ्स वर्न ऑन ड्यूटी, ठीक है। आप जब भी ड्यूटी पर जाते हो या काम करने जाते हो तो आप कपड़े पहनकर जाते हो, है ना, क्लोथ्स पहनते हो। तो क्या दिया है कि वेदर वर्किंग इन फैक्ट्री और इन अ हॉस्पिटल और इन अ ऑफिस, मतलब आप कहीं भी काम कर रहे हो, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप दिन भर काम करोगे तो आपके कपड़ों पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, है ना। तो जैसे ही आप घर आते हो तो उन कपड़ों को वॉश करना चाहिए, है ना। वॉश तो करते ही, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही कपड़े को हर दिन चलाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब आपके अंदर एंटर हो जाए, कब आपको डिसीज कॉज कर जाए, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्लोथ्स जब आप पहनते हो तो ड्यूटी पे जा रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो काम करो वहाँ तक ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी सेफ्टी भी तो रखो। बिना सेफ्टी के आप कैसे सुरक्षित रहोगे, है ना। तो यही है हमारा क्लोथ्स के बारे में कि हमेशा अपने क्लोथ्स कैसे रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आप हमारा है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग करना है, अगर आप जैसे हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो जैसे अगर कोई आता है आपका ड्रेसिंग करवाने के लिए तो उसके लिए हमें क्या मतलब कहना चाहिए, कैसे केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि भाई ड्रेसिंग करना है किसी की, और ड्रेसिंग के थ्रू भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं ना, कि अगर किसी को कट लगता है और अगर तुरंत कुछ नहीं करता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं जहाँ पर घाव है। तो ड्रेसिंग करते समय हमें कैसे, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो हम अब इसी में देखेंगे, ठीक है। द इक्विपमेंट, जो इक्वाइपमेंट होते हैं, एंड मटेरियल, इक्विपमेंट की मतलब कि जो मटेरियल है ड्रेसिंग करने के, यूज्ड फॉर डूइंग द ड्रेसिंग, उनका यूज किसके लिए किया जाता है, ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। शुड बी स्टेरिलाइज, मतलब कि उन्होंने क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए, है ना, मतलब उनका कहना चाहिए शुद्धिकरण होना चाहिए। एंड नॉन टच टेक्निक यूज शुड बी यूज्ड, मतलब कि उन्हें बिना टच किए हुए हमें ड्रेसिंग करनी है, मतलब ग्लव, हाथ में ग्लव्स पहने हुए रहना चाहिए। उसके बाद ही हमें उनका क्या करना चाहिए, इक्विपमेंट्स या जो भी मटेरियल है उनका सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ये आता है हमारे इक्विपमेंट्स के अंतर्गत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही ईजी है ना। आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है हेल्थ के बारे में, कि हम अपनी हेल्थ किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कीपिंग वन सेल्फ हेल्थी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हेल्थ के लिए खुद, मतलब वो खुद ही एक सिटीजन, मतलब कि एक पर्सन अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है ना। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता उसकी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए उसे ही सब कुछ करना होता है।
तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ए वेल बैलेंस्ड डाइट प्रैक्टिसिंग गुड हेल्थ हैबिट्स, क्या दिया है कि अगर आपका बैलेंस अच्छा है ना, आपका वजन ठीक है, आप अच्छी डाइट कर रहे हो, है ना, और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी हेल्थ ठीक मतलब कि किस लिए कर रहे हो कि हमारी हेल्थ अच्छी है, हम स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हेल्थ हैबिट्स मतलब कि आपको ये सब अगर आपकी हैबिट है डाइट करना, बैलेंस मेंटेन करना, है ना, इन सब की आप जैसे प्रैक्टिस करते हो तो सेफ एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट में क्या रहते हो, सेफ रहते हो, क्योंकि आप एक हेल्दी व्यक्ति हो, आप डाइट भी कर रहे हो, आपका बैलेंस भी मेंटेन है, आप प्रैक्टिस भी डेली कर रहे हो, तो आप क्या है, आप क्या हो, एक एनवायरनमेंट में सेफ व्यक्ति हो, आप सुरक्षित हो। प्रॉपर रेस्ट स्लीप एंड एक्सरसाइज, है ना, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट भी कर रहे हो, नींद भी बढ़िया, स्लीप मतलब अच्छे आराम से सो रहे हो, है ना, टाइम से सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, और एक्सरसाइज भी कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, हेल्प एन इंडिविजुअल, इनकी हेल्प से जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है ना। तो जब वो स्लीप कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइटिंग कर रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे क्या डेवलप होती है उसकी बॉडी में, इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यही है हेल्थ से रिलेटेड कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, डाइटिंग कर रहा है, प्रैक्टिसेस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, टाइम से सो रहा है, टाइम पे आराम कर रहा है, तो उससे उसकी बॉडी में क्या डेवलप होने लग जाती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उससे वो क्या रहता है, पूरी तरह हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है और ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ कंप्लीट। अब हम कल से प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड यूनिट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है, उसमें पूरा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, और उनका डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कहीं भी जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके या ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, मैं उस वीडियो को दोबारा फिर से बना के आपको दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।